स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक और मेथड, और वो मेथड है इनकम मेथड। इससे पहले का लेक्चर देखिएगा स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस किया था, और ये सेकंड मेथड है। मेथड का नाम है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आपको समझना क्या है, ये इनकम मेथड क्या है। अब ये इनकम क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमारी इकॉनमी है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इसमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर है यानी बिजनेसेस हैं, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं और पहले भी हमने डिस्कस किया है बड़ा डिटेल में। हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे ट्रांसफर करता है, किसे प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, बिजनेसेस को देता है। और बिजनेसेस यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इट प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे रेंडर देयर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट। बिजनेसेस को अपनी सेवाएं देते हैं ना, और बदले में जो बिजनेस यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या देते हैं? लैंड पे रेंट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी इन फैक्टर्स की इनकम होती है ये। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट है, लेबर को कॉम्पनसेशन है, वेजेस एंड सैलरीज हैं। इसका मतलब ये फैक्टर्स की कुछ ना कुछ इनकम होती है, और वही बेस प्रोवाइड करती है हमें इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का। तो इनकम मेथड क्या कह रहा है स्टूडेंट, समझिए। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। यानी नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होगी? इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, यानी फैक्टर्स को जो पेमेंट्स मिलती है टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स को जो पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर्स में उन ऑनर्स को जिनके वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए आगे, द डोमेस्टिक एंड आगे है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब देखिए, यानी इन फैक्टर्स इनकम का जो टोटल है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of a country is called domestic income। अब इसे डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। यानी दोबारा देख लें, फैक्टर्स को मिलने वाली जो इनकम है, लैंड पे रेंट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, लेबर का कॉम्पनसेशन है, वेजेस एंड सैलरीज वगैरह, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बदले मिलते एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इनका जो सम टोटल है, अर्न्ड एंड जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, चाहे रेजिडेंट के द्वारा हो या नॉन रेजिडेंट के द्वारा हो, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, मेरे पहले वाले लेक्चर जरूर देखिएगा इकोनॉमिक्स के। अब हम आते हैं, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग भी आ गया, नेशनल इनकम का मीनिंग भी आ गया, कैसे एस्टिमेट होती है। बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स क्या है? इनकम ऑफ फैक्टर्स given by producing unit to the owners of factors of production। आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर इनकम है उसके कंटेंट्स क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से समझिएगा। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसके 3 हिस्से हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। यानी फर्स्ट देखिए क्या है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ये समझ लें स्टूडेंट्स, यानी फैक्टर इनकम में सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। और कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या आप जानते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको जो वेजेस और सैलरी कैश में मिलती है या उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। सेकंड है पेमेंट इन काइंड। कई बार एम्प्लॉयज को सारी सैलरी कैश में नहीं मिलती, बैंक में ट्रांसफर नहीं होती, कुछ काइंड में भी मिलती है। काइंड का मतलब जैसे
कुछ इंप्लॉइज को फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी दे दी, यानी कोई इंप्लॉय बाहर के थे और हमारे पास अपनी हाउसिंग फैसिलिटी है, उसमें हमने उसको फ्री का मकान दे दिया, इसका मतलब उसका किराया बच गया ना उतना, वो भी उसकी फैक्टर इनकम काउंट होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। याद रखिए, सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जितने भी इंप्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, याद रखिए उनका पीएफ डिडक्ट होता है स्टूडेंट्स। और प्रोविडेंट फंड में जितना शेयर हिस्सा इंप्लॉय का होता है उतना ही हिस्सा इंप्लॉयर डालता है, और दोनों का हिस्सा वो डिपॉजिट होता रहता है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के पास। तो वो भी तो सैलरी का ही हिस्सा है, यानी प्रोविडेंट फंड सैलरी का वो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स जो इंप्लॉय को मिल तो रहा है लेकिन उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और इसमें जितना हिस्सा इंप्लॉय डालता है उतना ही इंप्लॉयर डालता है, तो वो सैलरी का ही हिस्सा हुआ देखिए, जो उसको लेटर ऑन मिलेगा इंप्लॉय को। आगे है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी है इंप्लॉइज को, वो क्या है, वो भी फैक्टर इनकम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो पेंशन किसके बदले मिल रही है, याद रखिए स्टूडेंट्स, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, वो नहीं, ओल्ड एज पेंशन होती है बुढ़ापा पेंशन, जो गवर्नमेंट ओल्ड एज पर्सन को, सीनियर सिटीजन्स को, यानी जो 58 या 60 साल से ज्यादा हो जाएं, उनको देती है सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, वो नहीं। ये है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, वो लोग जिन्होंने 58 या 60 इयर्स की एज तक जॉब की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सर्विसेज के बदले उनको बाद में जो पेंशन मिलती है वो हमारी पेंशन ऑन या आफ्टर रिटायरमेंट होती है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आते हैं। दोबारा देख लें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड यानी पेमेंट इन काइंड, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, फ्री का घर दे दिया रहने के लिए। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है जो सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है इंप्लॉइज को। पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट किसके बदले मिलता है, लैंड, यानी फैक्टर, लैंड भी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के बदले उसके ऑनर्स को मिलता है रेंट, कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले मिलता है प्रॉफिट। अब यहां एक बात बड़े अच्छे से ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रॉफिट है ये फर्दर 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी 3 कैटेगरीज में प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है। प्रॉफिट का एक हिस्सा है डिविडेंड, ये कंपनीज में यूज होता है, याद रखना। कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ प्रॉफिट पर टैक्स लग जाता है जिसे कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है और ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे रिजर्व भी बोलते हैं, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, यानी जो प्रॉफिट बांटा नहीं कंपनी ने, वो कंपनी के पास रह गया फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ये तीनों चीजें क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है। अब इसमें आपने ध्यान का देना है, समझना, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, नेशनल इनकम में अगर प्रॉफिट भी दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से, नेशनल इनकम में अगर प्रॉफिट भी दिया हो और ये 3 चीजें भी दी हो, तो हम सिर्फ प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। यानी मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि कुछ वैल्यूज दे रखी है, नेट प्रॉफिट वो अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, वहां प्रॉफिट भी दे दिया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे दिया, तो आपको क्या कंसिडर करना है, प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है। थर्ड, आइए स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारी मिक्स्ड इनकम। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, हम नेशनल जो फैक्टर इनकम है इसके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, सेकंड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें 3 चीजें आ गई, और थर्ड है मिक्स्ड इनकम, यानी वो इनकम जो मिक्स्ड है,
जिसको सेपरेट अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी इनकम है भाई? समझिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, स्वरोजगार, यानी जो लोग अपने घरों में, हाउस होल्ड्स में, अपने घरों में अपना ही काम कर रहे हैं, यानी उनका खुद का पैसा लगाते हैं, खुद ही लेबर हैं, खुद की ही जमीन लैंड यूज कर रहे हैं, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यूज कर रहे हैं, तो उनको जो उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, उस प्रॉफिट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कितना रेंट है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, और कितना यानी उसका क्या बोलेंगे, वेजेस है, यानी ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम, यानी इट इज मिक्सचर्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड दैट इज योर प्रॉफिट। इनको अलग अलग करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। दोबारा बता देता हूं, मिक्स्ड इनकम किसके लिए यूज होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, जो घरों में अपना काम कर रहे हैं, खुद ही लेबर हैं तो वेजेस मिलेगी, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है तो प्रॉफिट मिलेगा, खुद की लैंड यूज की तो रेंट मिलना चाहिए, खुद ही लेबर बने हुए हैं तो वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन इनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम एंड इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम में हमने तीन चीजें कर ली स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड योर मिक्स्ड इनकम। अब मैं आगे बता दूं आपको स्टूडेंट्स, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से देखें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर इनकम ऑफ कोर्स, यानी जो फैक्टर्स को इनकम हो रही है प्रोड्यूसिंग यूनिट के लिए, तो वो कॉस्ट हुई ना। देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन में क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी नंबर 2 पॉइंट आ गया, प्लस मिक्स्ड इनकम। यानी हमने जो 3 कंपोनेंट्स किए हैं, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, दोबारा देख लें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस हैं उनकी जो इनकम है उसे हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। इन तीनों का जो टोटल है दैट इज टर्म्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, अब इसको डी को, अब ये डोमेस्टिक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब इस डी को किस में कन्वर्ट करना है? एन में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था बेटा, जब भी हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसमें इंटरनेशनल इफेक्ट देना होता है। क्या करें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दो, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी? वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब लास्ट में समझिएगा स्टूडेंट्स, कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किस मेथड से? इनकम मेथड से। जब भी आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने यहां क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है किन किन चीजों को आपने कंसीडर नहीं करना, छोड़ देना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद इनकम मेथड। क्या छोड़ेंगे? देखिए, ट्रांसफर इनकम। ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वो इनकम जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है ओल्ड एज्ड पर्संस को हेल्प करने के लिए, उसके बदले कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। स्कॉलरशिप्स मिलता है स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, रिसर्च वगैरह के लिए भी मिलता है, उसकी कोई वैल्यू एडिशन उसके बदले नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, बेरोजगारी भत्ता देती हैं सरकारें अनएम्प्लॉयड पर्संस को, उसके बदले कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट्स। यानी ट्रांसफर पेमेंट में क्या हुआ? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट अलाउंसेस एंड वन मोर वाज देयर स्कॉलरशिप्स। ये ट्रांसफर इनकम है, इनको नेशनल इनकम में इनकम मेथड के थ्रू इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट देखो, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, स्पेकुलेशन वगैरह,
उन इलीगल एक्टिविटीज से होने वाली इनकम भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी। अगर कोई लॉटरी वगैरह का काम करता है ना, किसी ने लॉटरी लगाई और उसकी उससे इनकम हो गई, उसे भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते। और लास्ट है इनकम टैक्स। ये समझ लेना स्टूडेंट्स, इनकम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम हो रही है उस इनकम पे वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट के। समझ लो स्टूडेंट्स, मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपकी इनकम, तो वो इनकम फैक्टर इनकम हुई, वो किस में शामिल हो गई? नेशनल इनकम में। देखिए यहां शामिल हो गई। उस इनकम पे आपने 10,000 रुपए टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स, तो वो 10,000 गवर्नमेंट का इनकम हुआ, लेकिन वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो इनकम मिली 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुकी, तो उस पर दिया जाने वाला जो टैक्स है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। यानी वैल्यूज बार बार इंक्लूड होंगी और गलत वैल्यू आएगी। यानी क्या क्या छोड़ना है? इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ट्रांसफर इनकम छोड़ दो, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज छोड़ दो, एंड इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स यानी लॉटरी वगैरह से इनकम छोड़ दो, और इनकम टैक्स को भी छोड़ देना है। और लास्ट में मैंने वही प्रॉफिट से रिलेटेड पॉइंट फिर से लिखा हुआ है, इसको देख लो। प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो इन तीनों को हम इग्नोर कर देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो इन तीनों को हम कंसीडर करेंगे इनकम मेथड में व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ये हमारा इनकम मेथड है। आई बिलीव ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। लेक्चर बार बार सुने, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी करें और दोस्तों से भी कराएं। इंप्रूव योर नॉलेज, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस।